हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज मैं आपके लिए पॉलिटिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपकी किसी भी सरकारी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति नहीं है? किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वो है विधानसभा स्थगित करने की। निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वो है सुनंदा भंडारे, जो उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली न्यायाधीश थी। अगला सवाल, भारत में वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत में वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वो है राष्ट्रपति इनके द्वारा। तो ऑप्शन बी ये आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य लोक सेवा आयोग की सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन क्रमांक ए, जो है राज्यपाल। तो ऑप्शन क्रमांक ए आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल, भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वो है लोकसभा। तो ऑप्शन क्रमांक ए आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल, भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार दिए गए हैं। भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार दिए गए हैं, वो कौन से हैं? तो ऑप्शन क्रमांक बी, जो है समस्त देशवासियों को। अगला सवाल, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वो है लोकसभा अध्यक्ष, जो संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। तो ऑप्शन क्रमांक सी ये आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल, पंचायती राज प्रणाली में महिलाओं के लिए कितनी प्रतिशत सीटें आरक्षित है? पंचायती राज प्रणाली में महिलाओं के लिए कितनी प्रतिशत सीटें आरक्षित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वो है 33%। अगला सवाल, भारत में राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसके समक्ष पेश करेंगे? भारत में राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसके समक्ष पेश करेंगे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वो है उपराष्ट्रपति। तो ऑप्शन क्रमांक ए ये आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने जज होते हैं? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों में कितने जज होते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, वो है 15, जहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 जज होते हैं। तो ऑप्शन क्रमांक डी ये आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वो है जर्मनी। तो ऑप्शन क्रमांक बी ये आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया है? 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वो है समाजवाद। तो ऑप्शन क्रमांक ये आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल, भारत में सर्वोच्च माना गया है। भारत में सर्वोच्च माना गया है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वो है संविधान को भारत में सर्वोच्च माना गया है। तो ऑप्शन क्रमांक बी ये आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है? संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है?
तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वो है भाग 3। तो ऑप्शन क्रमांक बी ये आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल, संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती? संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वो है मणिपुर में। मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है संसद। तो ऑप्शन क्रमांक बी यह आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल, कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वो है 7 वर्ष। लगातार 7 वर्ष बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है। तो ऑप्शन क्रमांक सी ये आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। इस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। तो ऑप्शन क्रमांक डी ये आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन क्रमांक ए, जो है गोवा। इस राज्य में, भारत के इस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है। तो ऑप्शन क्रमांक ए यह आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वो है राष्ट्रपति, जो संसद को भंग करने के लिए वो सक्षम है। तो ऑप्शन क्रमांक बी यह आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल, भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन कब हुआ? भारत के पार्लियामेंट का उद्घाटन कब हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 1927 में भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ था। तो ऑप्शन क्रमांक डी यह आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल, संसद के दोनों सदनों का छात्रावास कौन करता है? संसद के दोनों सदनों का छात्रावासन कौन करता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वो है राष्ट्रपति, जो संसद के दोनों सदनों का छात्रावासन करता है। तो ऑप्शन क्रमांक सी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल, अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही? अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, वो है 17 अप्रैल 1952 तक अस्थायी संसद भारत में अस्तित्व में रही। तो ऑप्शन क्रमांक डी यह आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वो है राष्ट्रपति, जो भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। तो ऑप्शन क्रमांक बी यह आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। तो ऑप्शन क्रमांक बी यह आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वो है लोकसभा अध्यक्ष को। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष को देता है। तो ऑप्शन क्रमांक सी यह आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वो है राष्ट्रपति, जो भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। तो ऑप्शन क्रमांक ये आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है?
तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वो है लोकसभा में। तो ऑप्शन क्रमांक बी यह आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल, युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से कौन सक्षम है? युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से कौन सक्षम है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है राष्ट्रपति, जो युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम है। तो ऑप्शन बी ये आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल, बजट पहले किसके द्वारा पारित किया जाता है? बजट पहले किसके द्वारा पारित किया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है ए और बी, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा। तो ऑप्शन क्रमांक ए और बी ये आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल, कौन सी लोकसभा के चुनाव 4 चरणों में संपन्न हुए? कौन सी लोकसभा के चुनाव 4 चरणों में संपन्न हुए? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है 14वीं लोकसभा के चुनाव में 4 चरणों में संपन्न हुई थी। तो ऑप्शन क्रमांक बी ये आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है 552। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 इतनी हो सकती है। तो ऑप्शन सी ये आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है अप्रत्यक्ष रूप से उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। तो ऑप्शन बी ये आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल, किस सदन में अध्यक्षता करने वाले अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता? किस सदन में अध्यक्षता करने वाले अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है राज्यसभा का। तो ऑप्शन बी ये आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है संसद द्वारा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। तो ऑप्शन सी ये आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल, भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जाता? भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जाता? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, वो है संसद। तो ऑप्शन डी यह आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल, राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? राज्यसभा में किस राज्य की प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है उत्तर प्रदेश में। तो आंसर बी यह आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, वो है संसद को। तो ऑप्शन डी यह आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल, भाषीय आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? भाषीय आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है 1956 में। तो ऑप्शन बी ये आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकार का निलंबन कौन कर सकता है? मौलिक अधिकार का निलंबन कौन कर सकता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, वो है राष्ट्रपति, जो मौलिक अधिकार का निलंबन कर सकता है। अगला सवाल, भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण है? भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है संसद का। तो ऑप्शन सी ये आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल, मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन कर सकता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है प्रधानमंत्री। तो ऑप्शन बी ये आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल,
मंत्रिपरिषद में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं रह सकता? मंत्रिपरिषद में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं रह सकता? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है संसदीय सचिव, जो मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं हो सकते। अगला सवाल, संघीय मंत्रिपरिषद में अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है लोकसभा। तो ऑप्शन बी ये आंसर बिल्कुल करेक्ट।